बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की क्लास 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और जैसा कि आप जानते हैं, इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो आज हम इस पुस्तक का तीसरा पाठ, जिसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें जो उसका दूसरा शीर्षक है वो है आर्यों का आना। इस शीर्षक का सारांश आज हम इस वीडियो में देखेंगे और इसे मैंने भाग 2 का नाम दिया है। क्योंकि इस पाठ में बहुत सारे शीर्षक हैं जिन्हें कि एक साथ पढ़ाना संभव नहीं होगा, इसीलिए मैंने इस पाठ के शीर्षकों को अलग अलग भागों में बांट दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरा भाग, जिसका शीर्षक है आर्यों का आना। तो आइए देखते हैं अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्यों के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें क्या बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो बच्चों, ये है पेज 19 और 20 का सारांश। तो आइए देखते हैं इस पाठ में हमें क्या जानकारी मिलती है आर्यों के बारे में। पाठ का शीर्षक है आर्यों का आना। अब यहाँ पर इस बात के कोई भी पक्के प्रमाण हमें नहीं मिले हैं, सॉलिड एविडेंस हमें नहीं मिले हैं कि आर्यन जो थे या आर्य जो थे वो कौन थे, कहां से आए थे। इस बात की जानकारी आज भी हमारे पास पूरे पक्के तौर पर नहीं है। लेकिन जो थोड़ी बहुत चीजें हमें, थोड़ी बहुत जानकारी हमें इन आर्यों के बारे में जो पता है, वो जैसा कि आपको पता है जो अवशेष मिलते हैं उन्हीं से हमें, जो पुरानी सभ्यताएं हैं, पुराने लोगों के बारे में जो जानकारी है वो हमें वहां पर खुदाई के दौरान मिले हुए अवशेषों, रिमेन्स से ही हमें मिलती है। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह की चीजें मिली होंगी खुदाई के दौरान, जिससे कि हमें इन आर्यों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। अब यहाँ पर इस क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं, जो विद्वान हैं या जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके विचार से जो आर्य थे उनका कब हमारे देश में आना हुआ था, वो किस तरह से रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, ये सारी चीजें हमें इन विद्वानों के द्वारा हमें थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी जानकारी है। सबसे पहले भारत की संस्कृति से मिलती जुलती संस्कृति। अब खोजों से ये पता चला है, रिसर्च से ये पता चला है कि आर्यों के द्वारा जिस संस्कृति का पालन किया जाता था और भारत में जिस संस्कृति का हम पालन करते हैं, उन दोनों ही संस्कृतियों में बहुत ज्यादा समानताएं हैं। दोनों ही मिलती जुलती संस्कृति नजर आती है। दूसरा है दक्षिण भारत से संबंध। अब ऐसा भी देखा गया है कि जो आर्य थे उनका जो संबंध था वो दक्षिण भारत, मतलब साउथ रीजन में जो लोग रहा करते थे, उनसे इनका संबंध था। द्रविड़ जातियों के बीच समानताएं। अब यहाँ पर साउथ रीजन में जो द्रविडियंस रहते थे या द्रविड़ जातियां रहती थी, उनके बीच और आर्यों के बीच बहुत सारी समानताएं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए इन दोनों जातियों के बारे में हमें इस तरह की जानकारी मिल रही है। मोहनजोदड़ो से कई हजार वर्ष पूर्व आए। अब यहाँ पर एक और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि मोहनजोदड़ो का जो समय था उससे 1000 वर्ष पूर्व आर्यों का आना हुआ था। उससे 1000 वर्ष पूर्व आर्यन हमारे देश में आए थे। तो इन सारे बिंदुओं को देखते हुए एक चीज बताई जा सकती है या एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि आर्य जो थे वो भारत के ही निवासी थे। तो यहाँ पर ये कुछ जानकारी विद्वान हमें दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं और आर्यों के बारे में क्या पता चलता है। अब यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का अंत। अब इसके बाद एक चीज और सामने आती है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता का अंत। 5 से 6000 वर्ष पुरानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी और इसका एग्जिस्टेंस भी इसी तरह से हजारों हजार वर्ष का माना गया था, उसका धीरे धीरे अंत हो जाता है। इतने लंबे अंतराल तक धरती पर रहने वाली इस सभ्यता का अंत आखिर कैसे होता है, इसके क्या कारण हो सकते थे, इस बारे में भी कोई इस तरह के पक्की जानकारी तो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो भी थोड़े बहुत एविडेंस जो विद्वानों को मिले हैं उसके आधार पर उन्होंने ये सारे कारण बताए हैं सिंधु घाटी सभ्यता का अंत होने के। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अचानक किसी दुर्घटना से। तो यहाँ पर ऐसा मानते हैं विद्वान कि ऐसी कोई जरूर घटना घटी होगी जिसके कारण सिंधु घाटी की सभ्यता का धीरे धीरे अंत हो गया। तो ये दुर्घटना हो सकती है, कोई भूकंप हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, या कुछ इस तरह की चीजें हो सकती है जिससे कि धीरे धीरे सभी लोग या तो इधर उधर बिखर गए या धीरे धीरे वो मर गए। लेकिन पूरी
पक्की जानकारी नहीं है कि वो दुर्घटना आखिर क्या हो सकती है। तो ये दुर्घटना एक कारण बताया, तो यहाँ पर दुर्घटना एक कारण बताया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के अंत होने का। सिंधु नदी में बाढ़। अब ये भी माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो उसका ज्यादातर फैलाव जो था वो सिंधु नदी के आसपास ही था, और सिंधु नदी जो है वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध थी। बाढ़ मतलब फ्लड। हर साल बारिश के समय में उसके जो पानी का जो स्तर होता था वो इतना ज्यादा ऊपर हो जाता था कि आसपास के गांव शहर वो सब बहाकर ले जाती थी। तो कभी ऐसा भी हुआ होगा कि इस भयंकर बाढ़ की वजह से जो सिंधु नदी में आई होगी उसके कारण भी इस पूरी सभ्यता का विनाश हो गया। तीसरा है मौसम परिवर्तन, जमीन सूखती गई। तो यहाँ पे एक और कारण ये बताया गया है कि मौसम में परिवर्तन आने के कारण। तो यहाँ पर मौसम में कुछ ऐसे परिवर्तन आए होंगे जिससे कि वहां की जो खेती करने वाली जो जमीन होगी वो बिल्कुल सूख गई होगी, और यही एक कारण है कि जब अनाज ही नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। और एक और चीज बताई गई है, जमीन के सूखने पर खेत रेगिस्तान बन गए। वहां के जो खेत थे, जमीन थी जहां पर कि लोग अनाज उगाया करते थे, वो सारे रेगिस्तान में बदल गई होंगी। तो ये कुछ जो कारण है, जैसे पहला दुर्घटना, बाढ़, मौसम में परिवर्तन, और चौथा है खेतों का रेगिस्तान में बदल जाना। ये चार जो मुख्य कारण बताए जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंत होने के। तो आइए अब देखते हैं दूसरे पेज में पंडित नेहरू हमें सिंधु घाटी सभ्यता और आर्यों के बारे में क्या कुछ और बता रहे हैं। अब यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के जब अवशेष खोजे गए तो उसमें कुछ ऐसी भी चीजें पता चली थी जो कि काफी रहस्यपूर्ण लगती थी, बहुत ही आश्चर्यजनक लगती थी कि इस तरह से कैसे संभव है, इतनी पुरानी सभ्यता के जो लोग हैं वो इस तरह की चीजें कैसे बना सकते हैं। वो कौन कौन सी चीजें थी, आइए देखते हैं। मोहनजोदड़ो के खंडरों पर रेत की परतें। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो जो क्षेत्र था जहां से कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले थे, वहां पर खुदाई के दौरान यह देखा गया कि नीचे से जो मकान और जो छोटे छोटे घरों के अवशेष थे उनमें रेत ही रेत भरी हुई थी, मतलब वो रेत की परतें जमी हुई थी। अब दूसरा बिंदु यह है कि जमीन की सतह ऊंची उठती गई। अब जैसा कि इससे पहले जो विद्वानों के द्वारा यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत जो हुआ था उसका एक कारण था मौसम में परिवर्तन, और मौसम में परिवर्तन के कारण वहां की जमीन, खेत सभी सूख गए थे और वहां की जमीन जो है धीरे धीरे रेत में परिवर्तित हो गई थी, रेगिस्तान में परिवर्तित हो गई थी, डेजर्ट बन गया था, वो सारा क्षेत्र जो है वो डेजर्ट में बदल गया था। तो यहाँ पर जब वो जोर से हवा चलती थी तो जो रेत थी वो उड़ती थी और जमीन के ऊपर लेयर बाय लेयर वो जमती जाती थी, जिससे कि जमीन का जो लेवल था वो धीरे धीरे उठता गया, ऊंचा होता गया। पुरानी नींवों पर मकान बनाना। अब यहाँ पर इस सभ्यता में जो लोग बचे हुए थे, अगर कुछ लोग मर भी गए होंगे लेकिन कुछ तो लोग बचे होंगे जिन्होंने क्या किया था, इन जो मकान जो थे वो जो धीरे धीरे रेत से ढकते चले जा रहे थे, उन्हें भी मकानों की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने इन्हीं जो रेतों से ढके हुए जो मकान थे उन्हीं के ऊपर उन्होंने नए मकान बना लिए, और यही कारण है कि वहां पर 3 मंजिले मकानों का रहस्य, यही रहस्य है, वहां पर 3-3 मंजिलों के मकान हमें अवशेष खोजने के दौरान मिले हैं। और ऐसा देखा गया है कि खुदाई के दौरान 2 से 3 मंजिला मकानों के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। तो ये ऐसा नहीं था कि एक ही बार में उन्होंने 2 से 3 मंजिला मकान बना दिए थे। पहले एक मंजिला को जब रेत ने पूरी तरह से ढक दिया तो उसके ऊपर उन्होंने फिर घर बनाए, जब उसे भी रेत से ढक दिया गया तो उन्होंने उसके ऊपर फिर से घर बनाए। तो इस तरह से वो नीचे की जो मंजिलें हैं वो रेत में नीचे दबती गई और ऊपर जो है वो नए नए घर बनाते चले गए। तो इसी तरह से खुदाई में 3-3 मंजिला जो मकान है वो मिले हैं। मौसम में परिवर्तन भी सभ्यता के नष्ट होने का कारण। तो यहाँ पर फिर से विशेषज्ञ कह रहे हैं, विद्वान कह रहे हैं कि मौसम में जो परिवर्तन हुआ है वही सबसे बड़ा कारण हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने का, उसके खत्म होने का। रेत ने शहर के मकानों को ढका, साथ ही उन्हें इतने वर्षों तक सुरक्षित भी रखा। तो यहाँ पर जब जो मकान है वो रेत से बिल्कुल ढक चुके थे तो वो खत्म तो हो चुके थे, वो नष्ट हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छी बात यह भी हुई कि उनके जो रिमेन्स थे, उनके जो अवशेष थे वो जमीन के नीचे इतने वर्षों तक सुरक्षित पड़े रहे, जो कि हमें इतने हजारों साल बाद अवशेष के रूप में मिले हैं। रेत की वजह से 2 चीजें संभव हो पाई, एक तो मकानों को रेत ने ढक दिया और दूसरा उन्हें नीचे ही जमीन के नीचे बिल्कुल सुरक्षित रखा,
जो कि आज हम देखते हैं और उनसे हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिल रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आने वाली सभ्यता की विशेषताएं। अब यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का जब अंत हो गया तो नई सभ्यता ने जन्म लिया, और वो नई सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, उसके बारे में क्या क्या जानकारी हमारे पास है, ये हम देखते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि नई सभ्यता आखिर कौन सी थी और कितने सालों के बाद ये दूसरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आई। 1000 वर्ष बाद आए। अब ये जो सभ्यता थी, ऐसा नहीं था कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ और 2-4-10 सालों में ही दूसरी सभ्यता ने जन्म ले लिया। नई सभ्यता को जन्म लेने में 1000 वर्ष का समय लगा। और ये नई सभ्यता आखिर कौन सी सभ्यता थी? ये थे आर्य। जो हम आर्यों के बारे में आज पढ़ते हैं, ये वो सभ्यता थी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद धरती पर आई। कृषि को बढ़ावा। इस सभ्यता के बारे में एक सबसे बड़ी जानकारी जो मिलती है वो है, ये कृषि को बहुत बढ़ावा देते थे। मतलब खेती करने में ये काफी जोर दिया करते थे। उत्तर पश्चिम दिशा से प्रवेश। और इनका जो प्रवेश था, भारत का जो क्षेत्र था उसमें जब इन्होंने जो प्रवेश किया था वो किस दिशा से प्रवेश किया था? उत्तर पश्चिम, मतलब नॉर्थ वेस्ट जो रीजन था वहां से उन्होंने हमारा जो क्षेत्र है, भारत का जो क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने प्रवेश किया था। तो ये है पेज 20 का एक्सप्लेनेशन। आइए अब आगे देखते हैं। पेज 20 और 21 का एक्सप्लेनेशन इस तरह से है। द्रविड़ और आर्यों के बीच तालमेल। अब यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं उनसे यह पता चलता है कि द्रविड़ और आर्य, इनके बीच में काफी तालमेल था, काफी मेलजोल था। अब ये मेलजोल ये किस आधार पर कहा जा रहा है? पश्चिम उत्तर दिशा से भारत में प्रवेश कबीले और जातियां। यहाँ पर आए दिन ऐसा होता रहता था कि पश्चिम उत्तर मतलब उत्तर नॉर्थ और पश्चिम वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट जो साइड था हमारा भारत का, उससे बहुत सारे कबीले होता है ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समूह बनाकर रहते हैं और वो एक जगह नहीं रहते हैं, हमेशा यहाँ से वहां वो शिफ्ट होते रहते हैं। तो कबीले और जातियां और अलग अलग तरह की जातियां जो थी, वो जो लोग थे हमेशा पश्चिम उत्तर दिशा से हमारे भारत के अंदर प्रवेश करते रहते थे। लेकिन ये जब हमारे भारत के क्षेत्र में आते थे तो भारत में घुल मिल जाती थी। ये जो कबीले और जातियों के जो लोग थे, ये अपना प्रभाव नहीं छोड़ते थे, बल्कि वो हमारे लोगों के बीच घुल मिलकर रहने लगते थे। द्रविड़ों के साथ आर्यों का समन्वय। और इसी तरह से एक समय ऐसा आया जबकि आर्य जो थे उन्होंने भी हमारे क्षेत्र में प्रवेश किया और उन्होंने द्रविड़ों के साथ काफी तालमेल अपना बढ़ाया, संबंध बढ़ाए और एक साथ ये लोग रहने लगे। इनके साथ बिल्कुल वो मिलजुल करके रहने लगे। तो यहाँ पर द्रविड़ों और आर्यों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि द्रविड़ों की अपनी संस्कृति थी, आर्यों की अपनी परंपराएं और संस्कृति थी। इन दोनों को मिला करके ही आज जो संस्कृति हम फॉलो करते हैं, आज जो कल्चर हम फॉलो करते हैं, जिसे हम भारतीय संस्कृति का नाम देते हैं, वो इन दोनों की मिली जुली संस्कृति ही है। आगे है देखिए बच्चों, भारतीय संस्कृति में आर्यों और द्रविड़ जातियों की संस्कृति की झलक साफ मिलती है। अब आज जो है भारतीय संस्कृति, आज जिस संस्कृति को हम मानते हैं, फॉलो करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उसे आगे हम ले जा रहे हैं, उस संस्कृति को आर्यों और द्रविड़ जातियों की मिलीजुली संस्कृति अगर हम कहें तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में आर्यों और द्रविड़ जातियों द्वारा फॉलो की गई जो संस्कृति थी उसकी झलक जो है वो साफ नजर आती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आर्य भी उन्हें फॉलो करते थे और द्रविड़ जातियां भी उन संस्कृतियों को मानती थी, और उन्हीं संस्कृतियों का मिला जुला स्वरूप है भारतीय संस्कृति। बाद में अनेक जातियां भारत आई और सभी इन आर्यों और द्रविड़ के मेल जोल से बनी संस्कृति में ही मिलती गई। ऐसा नहीं था कि इन आर्यों के आने के बाद कोई भी और जातियां भारत नहीं आई। समय समय पर बहुत सारी जातियां भारत आती रहीं और ये द्रविड़ों के मेल जोल से बनी संस्कृति में ही मिलती गई। जो द्रविड़ और आर्यों ने मिलकर के जो एक संस्कृति का गठन किया था, जो एक नई संस्कृति उन्होंने बनाई थी, उसी में ये जातियां भी मिलती गई और हमारा जो भारत है वो आगे बढ़ता गया। तो इस तरह से बच्चों, ये जो दूसरा शीर्षक था आर्यों का आना, वो यहीं पर खत्म होता है। और आई होप आप लोगों को इसका भी सारांश अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये फ्लो चार्ट्स जो हैं इसे आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट्स अच्छे से याद रहें, और जब इन शीर्षकों से प्रश्न पूछे जाएं तो आप आसानी से उन्हें अपने शब्दों में उनका उत्तर लिख सकें। तो फिर मिलते हैं एक नए शीर्षक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।